सो हेलो एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का आगाज, दैट इज ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स के साथ, विच इज योर फर्स्ट चैप्टर। देखिए, एंड तक बने रहिए, ध्यान से सुनिए, सब समझ में आएगा। दिस वीडियो विल बी वेरी वर्थ इट टू यू। नॉट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन। चैप्टर शुरू करने से पहले लेट्स हैव अ बेसिक इंडिया की हिस्ट्री किस हिसाब से डिवाइड करी गई है। मैं इन टर्म्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ही बता रहा हूं, सो दैट यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी किस हिसाब से। अच्छा, सिंपली हिस्ट्री मतलब होता है हम अपने पास्ट इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़े, सीक्वेंस वाइज पढ़े। सो दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू दिस बेसिक आइडिया। ठीक है। हाँ, हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट इज आर प्री हिस्ट्री, सेकेंड इज प्रोटो हिस्ट्री एंड थर्ड इज हिस्ट्री या हिस्टोरिक। ठीक है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक टाइम पीरियड। तो प्री हिस्ट्री वो वाला टाइम पीरियड है जब हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पे हम बिलीव कर रहे हैं। नाउ यू विल से व्हाट इज आर्कियोलॉजी। तो यहाँ पे हमें टर्म देखनी होगी, आर्कियोलॉजी क्या होती है। आर्कियोलॉजी से सिंपल सा एक शब्द याद रखिए, मटीरियल रिमेन्स। क्या बोला मैंने? मटीरियल रिमेन्स। सो व्हाट डज आर्कियोलॉजी मीन्स? आर्कियोलॉजी मतलब हम मटीरियल रिमेन्स की स्टडी कर रहे हैं, जो चीजें बच गई है पास्ट की, जो छूट गई है पास्ट की, उनकी स्टडी कर रहे हैं टू ट्रेस पास्ट ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब हम सपोज ये ऑब्जेक्ट पास्ट का है, अब इसकी मैं स्टडी कर रहा हूँ, एक्सकवेशन करके, खुदाई करके इसकी मैं स्टडी कर रहा हूँ कि ये पास्ट से किस चीज से रिलेटेड है या ह्यूमंस इसका यूज कैसे करते थे। दैट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी, सिंपल सा स्टडी ऑफ पास्ट। ठीक है। अच्छा, तो प्रोटो हिस्ट्री में कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, वी आर जस्ट रिलाइंग ऑन मटीरियल रिमेन्स। ठीक है। अब इसके टाइप्स होते हैं स्टोन एज और कॉपर एज। ये छोटी क्लासेस में आपको पढ़ लेना चाहिए था, बट आई गेस ये चीज याद नहीं होगी। अगर नहीं याद है तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। दिस विल नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम इन योर 10th 12th। ये बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए है। अब प्रोटो हिस्ट्री की बात करते हैं। प्रोटो हिस्ट्री वो टाइम पीरियड है जब हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स तो है, बट स्क्रिप्ट डेसिफर नहीं की गई है। अब डेसिफर मतलब क्या होता है? सपोज यहाँ पे देखिए, ये एक नोटबुक है, अब मैंने ये लैंग्वेज लिख दी। अब मैंने आपको बोला ये क्या लिखा है मैंने, आपने बोला हमें तो समझ ही नहीं आ रही है। समझ ही नहीं आ रही है मतलब आप इसको डिकोड नहीं कर पाए हो, समझ नहीं पाए हो। तो ये जो मेरी स्क्रिप्ट है, इस चीज को अगर आप पढ़ नहीं पाए हो तो ये आपके लिए नॉट डेसिफर्ड या अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट है। सिमिलरली हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऐसी स्क्रिप्ट हुआ करती थी, उनके कुछ साइन लैंग्वेज थे। तो इस चीज को जब हम नहीं पढ़ पाए, हमने कहा कि इस पीरियड को हम लोग रख देते हैं अपने प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड में। मतलब रिटन रिकॉर्ड तो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, बट उस चीज को हम पढ़ नहीं पाए हैं। रिटन रिकॉर्ड हो बट डेसिफर ना किया गया हो, वो आता है प्रोटो हिस्ट्री में। इसका एग्जांपल मैंने बताया, हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो है आपका चैप्टर 1। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ब्रोंज एज। तो ब्रोंज बनता है हमारा कॉपर प्लस टिन से। अब कॉपर एज तो ऑलरेडी आ चुकी है ना, मतलब इंसान को कॉपर का मतलब पता है कि कॉपर होता क्या है। उन्होंने जब कॉपर को टिन से मिलाया तो ब्रोंज बन गया। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन में फायर ऑल्टार्स मिलते हैं, यज्ञ वेदी मिलती है। जो शादी होती है हिंदुओं में, वहां पे जो यज्ञ वेदी थी वो ब्रोंज की बनी हुई थी। तो यहाँ से पता चला कि ब्रोंज का यूज शुरू हो गया है। फर्स्ट वन स्टोन एज, फिर कॉपर एज, अब ब्रोंज एज। इसके बाद आता है हिस्टोरिक टाइम पीरियड, जहां पे रिटन रिकॉर्ड भी होंगे और उसको डेसिफर भी कर दिया गया है, पढ़ने लायक है वो स्क्रिप्ट। इसके 3 टाइप्स है एंशिएंट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, वैदिक एज, महाजनपदा पीरियड और बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जो वैदिक एज है उसका टाइम पीरियड है 1500 बीसी से 600 बीसी। बट ये आपके 12th के सिलेबस में नहीं है, तो वैदिक एज को हम नहीं देखते। 3300 से पहले का टाइम पीरियड प्री हिस्ट्री का टाइम पीरियड था, वो भी नहीं देखेंगे। 3300 से 1700 बीसी का टाइम पीरियड था,
इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसका भी मैच्योर फेज जब आएगा वो वाला देखते हैं, बट जस्ट हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है प्रोटो हिस्टोरिक का टाइम पीरियड में, और हिस्टोरिक में हमने 1500 से 600 बीसी नहीं पढ़ना है, 600 बीसी से 600 सीई पढ़ना है। तो महाजनपदा पीरियड और बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आर देयर इन योर क्लास 12। अब व्हाट इज दिस बीसी एंड सीई? तो यहाँ पे समझो जीरो, अब जीरो माना जाता है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो बीसी मींस बिफोर क्राइस्ट, सीई मींस कॉमन एरा, या फिर इसको एडी भी बोलते हैं, एनो डोमिनी। बीसी को बीसीई भी बोलते हैं। तो क्राइस्ट के बर्थ से पहले का जितना टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड बिफोर क्राइस्ट, और क्राइस्ट के बर्थ के बाद का जितना टाइम पीरियड है उसे बोलते हैं एनो डोमिनी। करेक्ट? जैसे हम आज के पीरियड में बोले तो हम 2025 एडी में है, मतलब अभी क्राइस्ट के बर्थ के 2025 साल बीत चुके हैं। समझ में आई ये बात? ठीक है। तो चैप्टर 1 जो हमारा रहेगा वो रहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। चैप्टर 2 एंड 3 देखिए, 2 चैप्टर रहेंगे महाजनपदा पीरियड से रिलेटेड, और चैप्टर 4 रहेगा बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से रिलेटेड। क्या देखा हमने? हिस्ट्री के 3 टाइप, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिक। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस रहेंगे, रिटन रिकॉर्ड्स है बट डेसिफर नहीं हुए हैं, रिटन रिकॉर्ड्स है और डेसिफर भी हो गए हैं। तो दोनों के डिफरेंस यहाँ पे दिखे। चैप्टर 1 रहेगा हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड, चैप्टर 2 और 3 रहेगा महाजनपदा से रिलेटेड, और चैप्टर 4 रहेगा बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से रिलेटेड। नहीं समझ में आया है? प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग देनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जल्दी से देखते हैं कि हमारे वर्ल्ड में सबसे अर्ली सिविलाइजेशंस कौन सी थी। सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता। सभ्यता मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में लोग कॉमन कल्चर शेयर कर रहे हैं और एक अर्बन वे ऑफ लाइफ जी रहे हैं, सिटी लाइफ जी रहे हैं। दैट इज कॉल्ड सिविलाइजेशन। सभ्य तरीके से रह रहे हैं लोग, राइट? तो माना जाता है कि वर्ल्ड में 4 सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन आई थी, मतलब सबसे पुरानी सभ्यता 4 सभ्यताएं थी। फर्स्ट वन इज इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्शियन सिविलाइजेशन किस रिवर के किनारे है? दैट इज नाइल रिवर के किनारे। सेकंड वन इज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। याद करिए, क्लास 11th में था ये। अगेन नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं करेगा, 12th में वी नीड टू स्टडी अबाउट द थर्ड सिविलाइजेशन, दैट इज Indus Valley civilization. And fourth is Chinese civilization. Egyptian, Mesopotamian, Indus Valley civilization and Chinese civilization, ये 4 सभ्यताएं हैं जो वर्ल्ड में अर्लीस्ट मानी जाती है, सबसे पहली सिविलाइजेशंस मानी जाती है। इससे पहले भी लोग रह रहे थे बट वो सभ्य तरीके से नहीं रह रहे थे, अर्बन वे ऑफ लाइफ या सिटी लाइफ नहीं जी पा रहे। ठीक है, अब एक चीज देखनी पड़ेगी यहाँ पे। सब सिविलाइजेशन एक रिवर के किनारे, राइट? नाइल रिवर के किनारे है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस के किनारे है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडस रिवर के किनारे है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और येलो रिवर या हुआंग हो रिवर के किनारे है चाइनीज सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे देखिए, सपोज ये नदी है, अब इसके किनारे अगर एक इंडिविजुअल कम्युनिटी है वो रह रही है तो उसको सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो जाएगी। पानी मिलेगा तो पीने के लिए मिलेगा, काम करने के लिए मिलेगा, बेसिक नेसेसिटी फुलफिल हो जाएगी वाटर के नजदीक रहने से। वाटर के ही किनारे हम देखते हैं कि हमें फर्टाइल लैंड मिलती है। ऑब्वियस है, वाटर अपने साथ सेडिमेंट सिल्ट्स लेके आएगा, वो पानी के किनारे छोड़ के जाएगा, तो फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल लैंड होगी तो एग्रीकल्चर अच्छे से हो पाएगा। एग्रीकल्चर को पानी कहाँ से मिलेगा? फिर से वाटर से मिलेगा। तो बेसिक नेसेसिटी तो पानी ही पूरी करेगा ना। अब हम ऐसी जगह में रहेंगे जहाँ पे पानी ही नहीं है, जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ही नहीं है, तो हम उस जगह पे रह सर्वाइव ही कैसे कर सकते हैं, राइट? सो इसीलिए सारी सिविलाइजेशंस पानी के किनारे, रिवर के किनारे लोकेटेड। Now let's directly jump into the first chapter. ठीक है? अच्छा,
अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। इसका नाम क्यों पड़ा ये देखते हैं। सबसे पहले ब्रिक्स मतलब होता है ईंटें, जो ईंट हम घर पे यूज करते हैं, दैट ईंटें। बीट्स मतलब होता है मन के, जो मोतियां मिलती है सी के किनारे, वो मोती, ठीक, जो गले में पहनते हैं माला, वो वाली मोती। एंड बोन्स मतलब है हड्डियां। तो इससे क्या पता चलता है, हमने जब एक पर्टिकुलर लैंड की एक्सकवेशन की, मतलब वहां पे खोदी चीजें, तो वहां पे से हमें पता चला ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक्सकवेशन के बाद मिला ब्रिक्स, बीट्स और बोन्स। ये मटेरियल रिमेन्स मिले हैं, इसीलिए चैप्टर का नाम ही रख दिया ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब आप देख रहे होंगे मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन सेम नाम बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों? जो ये सिविलाइजेशन है, सपोज जो ये लैंड है, इसमें जो सबसे पहली साइट मिली वो थी हड़प्पा। तो हड़प्पा को रिकग्निशन देने के लिए हमने क्या बोला, साइट का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दो। बट यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है कि सबसे फ्लरिशिंग साइट थी, जो सबसे ज्यादा सिविलाइज साइट थी, जो या फिर सबसे ज्यादा डेवलप्ड साइट जो थी, वो थी इंडस वैली। मतलब सपोज दो माउंटेन्स हैं, उसके बीच में बह रही है इंडस रिवर, और लोग यहाँ पे वैली में बस गए, तो फिर वो हो गई इंडस वैली। अब यही साइट थी जहां पर बहुत ज्यादा फ्लरिशमेंट हुआ, या फिर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लोग रहते थे, सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड वे में रहते थे। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट, हड़प्पा सबसे पहली सिटी थी जो एक्सकवेट की गई या फिर जो मिली, नाम रख दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन। सेकेंड पॉइंट, इंडस वैली जो थी वहां पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट था, इसीलिए बोल दिया इंडस वैली। दोनों नाम याद रहेंगे, ठीक है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन शॉर्ट फॉर्म में आईवीसी बोल रहा हूं। आईवीसी को हम 3 टाइम पीरियड में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन या अर्ली हड़प्पा। तो हम ऑल्टरनेटिव वे में किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं, दोनों में से। तो जो अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका टाइम पीरियड है 3300 से 2600 बीसी। टाइमलाइन याद कीजिए। तो यहाँ पे क्या था, रूरल वे ऑफ लाइफ था, मतलब लोग इतना ज्यादा एडवांस वे में नहीं रह पा रहे थे, तो यहाँ पे रूरल वे ऑफ लाइफ है, इसीलिए नाम दे दिया अर्ली आईवीसी। मैच्योर आईवीसी जो टाइम पीरियड था, ये था अर्बन टाइम पीरियड। लोग अब सिटी लाइफ में जीना शुरू कर दिए थे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फर्स्ट अर्बनाइजेशन। क्या बोलते हैं, मैच्योर आईवीसी को फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडियन हिस्ट्री बोलते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो फर्स्ट अर्बन बेस्ड सिविलाइजेशन थी हमारी इंडियन हिस्ट्री में। पहले क्या देखा, अर्ली हड़प्पा। इसको एक चार्ट के फॉर्म में अगर देखें तो ये ऐसे रहेगा, यहां से यहां तक क्या था, रूरल लाइफ चल रही थी, तो इसको मैं अर्ली आईवीसी बोल दूं। अब यहाँ पे एडवांसमेंट हुई, लोग अर्बन वे ऑफ लाइफ रहना शुरू हुए, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, मैच्योर आईवीसी। अब उसके बाद किसी भी चीज का अगर स्टार्टिंग हुआ है तो एंडिंग भी होगी। तो कुछ रीजंस की वजह से ये साइट फिर से डाउन ट्रोडन हो गई और फिर से रूरल वे ऑफ लाइफ में जीने लग गई, जो हमने बोला लेट इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो रूरल, फिर एडवांसमेंट हुआ, मैच्योर में अर्बन आई, और फिर से कुछ रीजंस की वजह से लेट आईवीसी फिर से रूरल वे ऑफ लाइफ जीने। तो यहाँ पे हमें देखना है सिर्फ मैच्योर आईवीसी को, दैट इज फ्रॉम 2600 टू 1900 बीसी। करेक्ट। अब थोड़ा आपको ये बता देता हूं कि एक्सटेंट कितना था आईवीसी का हमारे सब कॉन्टिनेंट में, मतलब आईवीसी का फैलाव कितना था। हमारी जो नॉर्दर्न मोस्ट साइट है आईवीसी की, दैट इज मांडा, जो है जम्मू एंड कश्मीर में। तो नॉर्दर्न मोस्ट साइट कहाँ हो गई, जम्मू एंड कश्मीर की मांडा में। ये है चेनाब रिवर के नजदीक, रिवर के नजदीक का पॉइंट ऑफ व्यू बताया था ना। तो मांडा हो गई नॉर्दर्न मोस्ट साइट।
जो हमारी ईस्टर्न मोस्ट साइट है दैट इज आलमगीरपुर, जो है उत्तर प्रदेश में। और ये है हमारी हिंडन रिवर के किनारे। किसके किनारे? हिंडन रिवर के किनारे। नॉर्दर्न मोस्ट मांदा और हमारी ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर। उसके बाद आता है सदर्न मोस्ट पॉइंट, जो है दाइमाबाद। दाइमाबाद हमारी है महाराष्ट्र में और ये है परवरा रिवर के किनारे। किसके किनारे? परवरा रिवर के किनारे। अब पाकिस्तान हो गई हमारी वेस्टर्न मोस्ट साइड, जो है सूतकांगनदोर। पाकिस्तान के अंदर ही है सूतकांगनदोर, जो है हमारी वेस्टर्न मोस्ट साइड। और ये है दाश्त रिवर के किनारे। रिवर के किनारे क्यों रहेंगे? रिसोर्सेस के लिए, नेसेसिटी पूरी करने के लिए। नॉर्दर्न मोस्ट हो गई मांदा, ईस्टर्न मोस्ट हो गई आलमगीरपुर, सदर्न मोस्ट हो गई दाइमाबाद और हमारी वेस्टर्न मोस्ट हो गई सूतकांगनदोर। अभी याद नहीं होंगे, जस्ट मेक दिस डायग्राम, धीरे धीरे करके खुद याद हो जाएंगे। अब देखो, ये एक लगभग ट्राइंगल फॉर्म ले रहा है, इसीलिए इसको हम ट्राइंगुलर सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। 4 नाम बता रहा हूं। हड़प्पन सिविलाइजेशन बता दिया क्यों था, इंडस वैली सिविलाइजेशन बता दिया क्यों था, ये ब्रोंज एज में था, इसीलिए इस सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं। और अब हमने बता दिया कि इसे ट्राइंगुलर सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि एक्सटेंट जो है इस सिविलाइजेशन का वो ट्राइंगल के शेप में है। अब मैं क्यों बता रहा हूं ये नाम आपको, बिकॉज आंसर में इफ यू विल राइट ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन तो काफी बोरिंग हो जाता है। नाउ यू हैव 4 नेम्स। स्टार्टिंग में आपने लिखा इंडस वैली सिविलाइजेशन, नीचे आप लिख सकते हो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, उसी के नीचे लिख सकते हो ट्राइंगुलर सिविलाइजेशन, साथ ही साथ में हड़प्पन सिविलाइजेशन। समझ में आ गया क्यों बताया ये चीज? ये याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, जस्ट हैव अ बेसिक लुक एट इट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के। ठीक है, अब आते हैं एक्सेप्शन। ये आप ऐड भी कर सकते हैं। मैंने बताया सारी साइट्स है वो रिवर के किनारे, सिर्फ एक साइड को छोड़ के जो है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? हमारी गुजरात में। अगेन जब मैप देखोगे आप तो आपको अपने आप आइडिया आ जाएगा, जो धोलावीरा है वो किसी भी रिवर के बैंक में सिचुएटेड नहीं है, किसी भी रिवर के किनारे नहीं है। तो ये माना जाता है कि 2 स्ट्रीम्स हुआ करती थी, छोटी झील टाइप हुआ करती थी, मानसर और मनहर, जो धोलावीरा को पानी देती थी। अगेन ये समझने वाली चीजें हैं, याद करना अभी इनको पॉसिबल आपके लिए वैसे भी नहीं हो पाएगा। जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी ओरिएंटेड चीजें पढ़ेंगे। इससे पहले जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए आपको सारी चीजें समझाएंगे। नाउ आपका जो फर्स्ट पेज है वहां पे इंट्रोडक्शन में ही आता है हड़प्पन सील के बारे में। सो स्टार्ट यहां से करते हैं। आपको एनसीईआरटी में बताया जा रहा है कि हड़प्पा के डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स थे। डिस्टिंक्टिव मतलब बहुत ज्यादा यूनिक आर्टिफैक्ट्स थे। एक थी स्टेयरटाइट सील। स्टेयरटाइट एक बहुत सॉफ्ट स्टोन होता है, उससे एक सील बनाई जाती थी जिसको हम मोहर बोलते हैं। आज के टाइम पे स्टैंप करते हैं मोहर, दैट इज कॉल्ड सील। तो स्टेयरटाइट की एक सील थी जो बहुत डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट थी। सेकंड चीज थी एनिमल मोटिव्स बने थे इस सील में, अभी बताते हैं। और अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट थी, मतलब इस चीज से आपको समझ में आ जाएगा ये हड़प्पा की मोहर। अब इस डायग्राम को जज मत करना। इफ आई एम एबल टू आई विल ऐड द डायग्राम ऑफ द बुक इन द वीडियो, बट जस्ट हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे हमें एक एनिमल दिख रहा है, एनिमल मोटिव दिख रहा है, उसका डायग्राम दिख रहा है। ऐसे ही डिफरेंट एनिमल्स के अलग अलग सील्स में। ठीक है, अब यहाँ पे हड़प्पन्स ने अपनी कुछ स्क्रिप्ट लिखी है। उनकी जो पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट है, पिक्चर की तरह जो उनकी स्क्रिप्ट है वो लिखी गई है यहाँ पे मोहर के ऊपर। और यहाँ पे उन्होंने एक ऑब्जेक्ट टाइप की चीज बनाई है जो हमें अभी नहीं पता क्यों बनाई है। अब इससे माना जाता है कि ये ट्रेड में यूज की जाती थी। जो कोई भी बैग होगा उसके माउथ में हम सील लगा देंगे, तो अब जिस पर्सन के पास हो जाएगी उसको अच्छा पता चल जाएगा कि ये कहाँ से आया है। ये चीजें बनी होंगी उसमें, तो अच्छा हड़प्पन सिविलाइजेशन से आई है मेरे पास चीज।
उसके माउथ में अगर मोहर लगी होगी तो मतलब इस पे टेम्परिंग नहीं हुई है, इसको किसी ने छेड़ा नहीं है। तो हड़प्पन सील वाज यूज्ड फॉर दिस। बेसिक आइडिया दे रहे हैं वो कि हड़प्पा के पास डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट थे, जो थी हड़प्पन सील स्टेटाइट की बनी हुई थी, और यहाँ पे एनिमल मोटिव थे जिसके ऊपर अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट थी। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आपको एक, ठीक नीचे देखो, हाँ वही, यहाँ पे टर्म्स, प्लेसेस और टाइम्स करके एक बॉक्स बना हुआ है आपके पास। तो वहां पे बता रहा है कि कल्चर की डेफिनेशन क्या होती है। कल्चर मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जब एक पर्टिकुलर प्लेस में मिल जाते हैं सेम टाइम पीरियड के। मतलब अगर अभी प्रेजेंट में मैं यहाँ पे नीचे खुदाई करूं और मुझे हड़प्पन सिविलाइजेशन की मतलब 2600 से 1900 BC के टाइम पीरियड के ऑब्जेक्ट्स मिल जाए, तो फिर मैं उसको कहाँ टाइम प्लेस करूंगा, इस पर्टिकुलर ज्योग्राफी के इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। मतलब टर्म्स, टर्म 1, टर्म 2, टर्म मतलब ऑब्जेक्ट। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट जब एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में फाउंड हो रहे हैं, सेम प्लेस में फाउंड हो रहे हैं और सेम टाइम पीरियड में। सपोज मैंने बोला आज 2025 चल रहा है, तो 2025, ठीक है। अब 2025 में मैंने प्रेजेंट में खुदाई करी और मुझे एक पर्टिकुलर एरिया में खुदाई करने के बाद एक वास्प मिला, एक पेन मिला, एक पेंसिल मिली, 3 ऑब्जेक्ट्स मिले, एक पर्टिकुलर एरिया से मिले हैं। अब मुझे इसकी स्टडी करने के बाद पता चला कि ये तो 2000 में दफनाए गए थे। 2025 से 25 साल पहले 2000 में एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल टाइम पीरियड में सेम टाइम के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, तो फिर उसे हमने बोल दिया कल्चर। क्या बोला? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर्टिकुलर एरिया में सेम टाइम पीरियड में मिले, इसीलिए उसको बोल दिया कल्चर। इसीलिए इसका नाम टर्म्स, प्लेसेस एंड टाइम्स पड़ा है। अब यहाँ पे बताया हड़प्पन कल्चर जो था उसके डिस्टिंक्टिव चीजें क्या थी। सील्स, मोहर बता दी गई है। बीड्स मतलब मोतियां, जो चैप्टर का नाम है वही यहाँ पे डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट था। वेट्स मतलब ये चीजों को तोलना जानते थे। आगे जाके हम देखेंगे कि इनके पास छोटे डिनोमिनेशन से बहुत बड़े डिनोमिनेशंस तक वेट थे। देखा हमने स्टोन ब्लेड्स पाए जाते हैं। स्टोन एज तो ऑलरेडी जा चुकी है, बट स्टोन की डिस्कवरी तो ऑलरेडी हो चुकी है। दे हैड एन आइडिया ऑफ स्टोन, तो यहाँ पे स्टोन ब्लेड्स पाए जाते हैं। अगर एनसीईआरटी खुली है या मैं अगर आपको बता पाऊँ तो डिफरेंट स्टोन ब्लेड्स आपके डायग्राम्स पे शो हो रहे होंगे। बेक्ड ब्रिक्स मिली है, वाह वाह, बेक्ड ब्रिक्स मिल गई है, मतलब ईंटों को अब पका के, सन ड्राइड या फिर बेक्ड करके, मतलब या तो धूप में सुखा दिया या तो भट्टियों में पका के ईंट बनाई जा रही है। और ये बेक्ड ब्रिक्स ही है जो बहुत ज्यादा यूनिक है। इससे पहले तक बेक्ड ब्रिक का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं दिखा था। तो हड़प्पा ही है जहाँ पे जो ईंटें थी वो भट्टियों में पका के बनाई जा रही थी। तो फर्स्ट पेज में सबसे पहले क्या था, इंट्रोडक्शन दिया है हड़प्पा के डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स का, दैट इज हड़प्पन सील का। उसमें क्या बोला है, स्टेटाइट की सील थी, स्टेटाइट सॉफ्ट स्टोन होता है। उसके बाद बोला है एनिमल मोटिफ होगा और अनडिसिफर्ड स्क्रिप्ट होगी। कल्चर मतलब डिफरेंट टर्म्स या डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेम प्लेस पे मिले सेम टाइम पीरियड के, तो उसे बोल दिया कल्चर। हड़प्पन कल्चर में सील है, बीड्स है, वेट्स है, स्टोन ब्लेड्स है और बेक्ड ब्रिक्स है, ये डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स है। याद रखने की चीज नहीं है, जस्ट सुनिए और समझिए चीजों को। आगे वाला जो पेज है वहां से हमें चीजें मेमोराइज करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं मेन चैप्टर पे। तो फर्स्ट पैराग्राफ है आपका बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब वो बताना चाहते हैं अर्ली हड़प्पा के बारे में या फिर अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो अर्ली हड़प्पा थी वहां पर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, स्मॉल सेटलमेंट्स थी और रूरल वे ऑफ लाइफ था। मतलब
रूरल सेटलमेंट्स थी और घर जो थे वो छोटे छोटे थे, बिल्डिंग्स छोटी छोटी थी, 2 मंजिला 3 मंजिला नहीं थे, जो घर थे वो बहुत छोटे छोटे थे। हमने ऑलरेडी बोला है ना रूरल सेटलमेंट है तो वहां पे तो घर छोटे ही होना है। तो अब वो बोल रहे हैं अर्ली हड़प्पा और मैच्योर हड़प्पा के बीच में एक गैप देखने को मिलता है और वो गैप है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। मतलब अर्ली हड़प्पा के बाद हम देखते हैं कि लोगों ने साइट्स छोड़ दी, जहां वो रह रहे थे उन्होंने वो जगह ही छोड़ दी। क्यों? बिकॉज वहां हो गई लार्ज स्केल बर्निंग। लार्ज स्केल बर्निंग मतलब सपोज ये पर्टिकुलर ज्योग्राफी में अर्ली हड़प्पन्स के लोग रह रहे थे, ठीक। अब वो बोलते हैं कि यहाँ पे हो गई लार्ज स्केल बर्निंग, मतलब आग लग गई, पूरी साइड में आग लग गई, अर्ली हड़प्पन्स जाके डिस्प्लेस हो गए और इन्हीं लोगों ने बाद में जाके बनाई मैच्योर हड़प्पा। तो अर्ली हड़प्पा और मैच्योर हड़प्पा के बीच में जो गैप देखने को मिलता है दैट इज बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल बर्निंग। साइट कैसी है? रूरल साइट है और यहाँ पे स्मॉल सेटलमेंट्स थे, बिल्डिंग्स बहुत स्मॉल है। और अब अर्ली हड़प्पा के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद हमने देखा कि साइट शिफ्ट हो गई मैच्योर हड़प्पा, अब अर्बन वे ऑफ लाइफ जीना शुरू करती है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ व्हाट वी विल स्टडी इन दैट हम देखेंगे कि जो मैच्योर हड़प्पा है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे मैच्योर हड़प्पा के बारे में। अच्छा, तो अब आपका जो स्टार्टिंग होता है मैच्योर हड़प्पा का, वहां पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज। सबसिस्टेंस मतलब होता है वो तरीके जिससे सोसाइटी अपनी बेसिक नीड्स पूरी करती है, मतलब वो रिसोर्सेज जो मिनिमम होते हैं जीने के लिए, वो रिसोर्सेज के बारे में अब बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला है ग्रेन्स एंड एनिमल्स और उसके बाद है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। तो मैच्योर हड़प्पा की सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज क्या क्या थी? ग्रेन्स एंड एनिमल्स और एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, ठीक है। इसका मतलब हम ग्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे, वो किस तरीके से प्रोड्यूस होते थे उनके बारे में पढ़ेंगे, और एनिमल्स कौन कौन से थे उसके बारे में। I have made this flow chart, आपको इसी तरीके से याद करना है इसको, because then it will be not very hectic for you। तो ग्रेन्स एंड एनिमल्स में एक टाइप आता है आर्कियोबोटनिस्ट और एक है आर्कियोजूलॉजिस्ट। आर्कियोबोटनिस्ट वो लोग थे जो एंशिएंट प्लांट रिमेन्स में स्पेशलिस्ट थे। मतलब सपोज ये टाइप के प्लांट या क्रॉप मिल गई, तो ये आर्कियोबोटनिस्ट इसके स्पेशलिस्ट होंगे कि यही बताएंगे हमको ये कौन सा प्लांट है या कौन सा ग्रेन, ठीक है। आर्कियोजूलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो एनिमल रिमेन्स की स्टडी करते हैं। आर्कियोलॉजी हमने बताया था कि मटेरियल रिमेन्स के बारे में पढ़ते हैं, अब वो जूलॉजिस्ट हो गए तो फिर वो एनिमल के मटेरियल रिमेन्स की स्टडी। आर्कियोबोटनिस्ट हमें बताते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में वीट था, बार्ले था, लेंटिल था, चिकपे था, सीसम था, और मिलेट्स के एविडेंसेस मिलते हैं गुजरात से। अब दिस इज फैक्चुअल स्टफ, अब मैं बता नहीं सकता हूँ इसमें कुछ, यू जस्ट नीड टू राइट इट डाउन, ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही लिखो और उसके बाद यू विल हैव अ अंडरस्टैंडिंग, धीरे धीरे करके याद होते रहेंगी चीजें। वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपे, सीसम, ऐसे करके फ्लो में याद करना है। वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपे, सीसम। मिलेट्स कहाँ से मिले हैं? गुजरात से। और राइस है वो इतने ज्यादा एविडेंस तो नहीं मिले हैं, बट लोथल एक साइट है जहां पे राइस के एविडेंस मिले, ठीक है। गुजरात में, लोथल में दोनों एक ही बात है, मतलब मिलेट्स भी गुजरात से मिले हैं और लोथल गुजरात में ही है, तो राइस के एविडेंस भी गुजरात से ही मिले, ठीक है। अब आर्कियोजूलॉजिस्ट बोलते हैं दो टाइप्स के एनिमल्स थे। एक वो एनिमल्स थे जो डोमेस्टिकेट किए गए थे, पालतू बनाए गए थे, और दूसरे वाइल्ड एनिमल्स थे। तो डोमेस्टिक एनिमल्स थे कैटल्स, शिप्स, गोट्स, बफेलो, पिग। कैटल, शिप्स, गोट, बफेलो, पिग।
ऐसे करके याद करने पड़ेंगे आपको। और वाइल्ड एनिमल्स थे बोर, मतलब जंगली सुअर। ये वाला सुअर है डोमेस्टिकेटेड, जंगली सुअर इज वाइल्ड एनिमल। डेयर, हिरन, घड़ियाल मतलब क्रोकोडाइल। फिश भी मिलती थी यहाँ पे बिकॉज पानी है। और फाउल भी था, मतलब जंगली मुर्गी। तो आर्कियोबॉटनिस्ट सबसे पहले देखा हमने सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी है। सबसे पहला है ग्रेन्स एंड एनिमल्स, उसके बाद है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। ग्रेन्स एंड एनिमल्स के दो पार्ट्स देखे, आर्कियोबॉटनिस्ट वाला, आर्कियोजूलॉजिस्ट वाला। आर्कियोबॉटनिस्ट ने ग्रेन्स के बारे में बताया जो याद करने पड़ेंगे। सो सॉरी, मैं उसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकता, यू जस्ट हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन। और आर्कियोजूलॉजिस्ट ने दो टाइप्स के एनिमल्स बताए, एक डोमेस्टिकेट होते थे, एक वाइल्ड एनिमल्स थे। ठीक है। अब एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज के तरीके थे, एक था प्लो मॉडल मिले हमको किसी साइड से, एक है प्लोड फील्ड मिले हैं, मतलब यहाँ पे हल मिले हैं हमको, यहाँ पे हमको जुते हुए खेत मिले हैं, जहाँ पे हल चला है वैसे खेत मिले हैं। और तीसरा है इरिगेशन के बारे में पता चलता है। इसको हम थोड़ा आगे देखेंगे क्योंकि मेरे को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। बट इफ यू मेक अ फ्लो चार्ट, मेक इट इन 1 पेज ओनली, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ऐसे करना, आपकी कॉपी किस तरीके से होगी, तो जहां पे दोनों पेजेस आ जाए वो वाले साइड लेना, और यहाँ पे एक तरफ आप ये वाला ग्रेन्स एंड एनिमल्स वाला बनाना, और यहाँ पे एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज वाला बनाना, ताकि एक ही सामने आपको सारी चीजें देखने को। ठीक है, आगे चले, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आ जाओ, अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज की, मतलब खेती किस तरीके से होती है। ठीक है, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज फ्लो मॉडल, सेकंड इज फ्लो फील्ड एंड थर्ड इज इरिगेशन। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चरल एविडेंसेस के लिए, इसीलिए इन तीनों के बारे में बताया। तो मैच्योर हड़प्पा में फ्लो मॉडल्स मिले, जिससे पता चलता है बुल वाज नोन। सील्स मिली है जहां पे बुल बनाए गए हैं, इसीलिए हमें पता है बुल वाज नोन। उसके बाद है ऑक्सन, जो बैल होते हैं वो प्लॉगिंग के लिए यूज किए जाते हैं, प्लोइंग के लिए यूज किए जाते हैं, सॉरी। और वहां पर बैल आज भी यूज किए जाते हैं हमारे एरिया में। सो बुल एंड ऑक्सन वर नो, ऑक्सन वाज यूज्ड फॉर प्लोइंग, करेक्ट। अब टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो मिले हैं। टेराकोटा मतलब मैंने बताया ना, जो क्ले होता है, जो मिट्टी होती है, जब उसको भट्टी में पकाओगे तो फिर वो रॉक सॉलिड बन जाती है, कुल्हड़ जैसे। तो वही है टेराकोटा मॉडल्स, जब भट्टी में पकाया जाता है मिट्टी को या क्ले को। सो टेराकोटा मॉडल ऑफ फ्लो मिले हैं कहाँ पे, चोलिस्तान पाकिस्तान में और बनावली हरियाणा में। तो फ्लो मॉडल्स के बारे में कैसे पता चलता है, सील्स से पता चलता है। और फ्लो मॉडल्स मिले हैं टेराकोटा के इन चोलिस्तान एंड बनावली। ठीक है, उसके बाद आता है फ्लो फील्ड्स, मतलब जुते हुए खेत मिले हैं। यहाँ पे तो हल मिल रहे थे, यहाँ पे जहाँ पे हल लगा है वही एविडेंस मिल गया कालीबंगन राजस्थान से। अब आपको बुक में गिवन है कि 2 फरोज ऑफ लैंड होते थे, जिससे पता चलता है कि 2 क्रॉप्स उगाई जाती थी। अब 2 फरोज ऑफ लैंड कैसे, मतलब एक खेत को 2 हिस्सों में बांटे। ठीक है, अब हम यहाँ पे सीधे सीधे हल चला रहे, यहाँ पे हमने चीजें ग्रो कर दी। ठीक है, अब सेम खेत में दूसरे तरीके से ऐसे क्रॉपिंग करते, अब ऐसे चलते। नाउ सी, यहाँ पे एक क्रॉप उगा दी और यहाँ पे दूसरी क्रॉप उगा दी, तो इसे बोल दिया 2 फरोज ऑफ लैंड चल रहे थे। मतलब यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम चल रहा था, जो आज के टाइम पे काफी एरियाज में नहीं मिलता। तो फ्लो मॉडल्स मिल गए, एग्रीकल्चरल फील्ड मिल गए। अब पानी भी तो चाहिए होगा इन्हें उगाने के लिए, तो इरिगेशन के बारे में पता चलता है कैनाल से।
नाले थे जिसमें पानी फ्लो करता था। तो जो शोध गई है अफगानिस्तान में, उससे पता चलता है कि इरिगेशन फैसिलिटी नालों से दी जाती थी। सेकेंड, वेल्स थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, कि लोगों के घरों में वेल्स थे। तो बोला जाता है कि वेल्स की मदद से, कुओं की मदद से इरिगेट किए जाते थे फील्ड। ठीक है, पहला हो गया कैनाल्स, दूसरा हो गया वेल्स। तीसरा है वाटर रिजर्वायर, मतलब एक जगह पे पानी स्टोर करके रख दिया। अब जब इरिगेशन के लिए यूज करना है तो वहां से पानी निकाल के इरिगेट करो, जो है धोलावीरा गुजरात। रिकैप करेंगे, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, आंख बंद करके रिमेम्बर करो। फ्लो फील्ड्स आ रहे हैं, यहाँ पे अपना मॉडल्स ऑफ फ्लो आ रहे हैं, यहाँ पे अपना हमारे इरिगेशन फैसिलिटीज आ रही है। फ्लो मॉडल्स में हम देख रहे हैं चोलिस्तान और बनावली में मिल रहे हैं। फ्लो फील्ड्स 2 फरोज बन रखे हैं, कालीबंगन राजस्थान में मिल रहे हैं। और इरिगेशन कैनाल से हो रहा है, वेल्स से हो रहा है, वाटर रिजर्वायर से हो रहा है। ठीक है, याद क्या क्या चीजें रखनी है? अर्ली हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा कि लार्ज स्केल बननी हुई थी, वो चीज याद रख लेना। कौन से नाम थे इनके? हड़प्पा, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम बोल रहे हैं ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, ट्रायंगुलर सिविलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद ये याद रखना बहुत जरूरी है, सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज, ग्रेन्स एंड एनिमल्स, और दूसरा एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। स्टैटिक पोर्शन है, याद रखने वाली चीज है। आई कैन नॉट हेल्प यू मच, बट फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखेंगे अगर बार बार तो आराम से याद हो जाएगी। दिस इज इट फॉर टुडे। आगे की चीज बाद में कंटिन्यू करते हैं। होप समझ में आई होगी चीजें, हेल्प करी होगी चीजें। थैंक यू फॉर टुडे।